हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी का एक पेपर जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर का था, पिछले साल ही हुआ ये पेपर, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं और आपको पता ही है हमारा यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है 29 जून को। तो हमें काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है क्योंकि ये सिमिलर पेपर है और ज़्यादा पुराना भी नहीं है। अभी पिछले ही साल हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर हुआ था और इसका भी हुआ है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ब्रेकअप कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए और ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हो गए। 40 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर साइंस से ही हैं। बाकी भी आप देख सकते हैं, जनरल हिंदी भी आएगा आपके जूनियर असिस्टेंट के पेपर में, रीजनिंग भी आएगा और जनरल नॉलेज भी आएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। इस पेपर को आपको मैं इसे अपलोड कर दूंगा, वीडियो के लिंक में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ से आप बाकी सेक्शंस को भी सॉल्व कर सकते हैं अपनी यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी और सुदृढ़ करने के लिए। फ़िलहाल अभी हम इसमें 40 क्वेश्चन जो है इनके साथ डील करेंगे। पहले पार्ट में 20 कर लेते हैं और बाकी नेक्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 61 से हमारा कंप्यूटर का पार्ट शुरू है। आपको क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा, जहाँ भी आप कंफर्टेबल जिसमें भी पढ़े आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस चीज़ पे बेस्ड थे? वो थे ट्रांजिस्टर्स पे। आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ लेना चाहिए। पहला जनरेशन जो था ये वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करता था और इसकी जो टाइमलाइन था वो 1940 से 56 तक था, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। उसके बाद जो जनरेशन आया उसमें, जैसा कि सेकेंड जनरेशन आपने देख ही लिया, ये आपका इसका टेन्योर था 1956 से लेके 63 तक। इसके बाद आ गया था आपका थर्ड जनरेशन जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया। ये 64 से लेके और आपका 71 तक चला। उसके बाद ये आगे के जनरेशन है VLSI फोर्थ जनरेशन, जो कि 71 से लेके प्रेजेंट तक है। और साथ ही साथ फिफ्थ जनरेशन में आपके AI का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आपका करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी है। और आगे चलते हैं अब हम, देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट टेक्नोलॉजीज डू बैंक यूज टू प्रोसेस चेक्स। तो आपने चेकबुक देखा होगा तो उसमें आपने ऐसे 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 करके एक लाइन सी देखी होगी। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक MICR कोड। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स का फुल फॉर्म होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसका इस्तेमाल करता है बैंक आपके चेक्स को प्रोसेस करने के लिए। बाकी अगर आप OCR को देखें तो जो आप एग्ज़ाम जो आपने देखा होगा कई बार प्रोडक्ट्स के पीछे भी कुछ एक ऐसा ही कोड होता है, उसको आप ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहते हैं। और OMR जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें जो आप ऐसे ऐसे गोले बनाते हैं उसी को OMR कहते हैं। पिक्सल्स जो आपका कोई भी डिजिटल डिवाइस होता है उसके अंदर बहुत छोटे 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 ऐसे स्पॉट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं बहुत छोटी छोटी लाइट्स होती हैं जो कि जलती हैं, जिससे आपके स्क्रीन पे सारे आप कैरेक्टर्स पढ़ पाते हैं। बड़े पिक्सल वाले आपने देखे होंगे, रेलवे की जो बड़ी बड़ी घड़ियाँ होती हैं उसमें बहुत बड़े बड़े पिक्सल्स होते हैं। वेरस छोटे पिक्सल पे आप, जैसे आपका फ़ोन है उसमें आपको चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी नज़र आती हैं। मतलब जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा क्रिस्प डिस्प्ले होगी। तो ये एक एडिशनल नॉलेज है आपके लिए। ऑप्शन आपका इसमें बी करेक्ट आंसर था। बाकी अगर आप MICR कोड के बारे में कुछ और जानकारी चाहें तो ये 9 डिजिट का एक कोड होता है। इसमें जो पहले के 3 डिजिट होते हैं वो आपके सिटी के लिए जाने जाते हैं, अगले जो 3 होते हैं वो बैंक के लिए, और फिर अगले जो 3 हैं वो ब्रांच के लिए। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर्स व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU का, कंप्यूटर प्रोसेसर में ALU का फुल फॉर्म क्या है? ALU होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या होता है? ये एक तरह से कैलकुलेशंस में काम करता है। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि एंड और इन सब का इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर में कैलकुलेशंस करते हैं और उसके लिए ALU ज़िम्मेदार होता है। इसी के साथ एक CU भी होता है कंप्यूटर में, जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, जो कि इंस्ट्रक्शंस को एक सेट के फॉर्म में कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है जिससे कि स्मूथ प्रोसेसिंग हो सके। ALU और CU मिलाते हैं तब जाके आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है, जो कि आपका CPU होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बाकी सब गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर था। आगे चलते हैं। अब अगले में देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? देखिए दो तरह की लैंग्वेज होती है। एक होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज जो पुरानी हुआ करती थी, जिसमें रियल लाइफ के सिनेरियोज को डिपिक्ट नहीं कर पाते थे हम। वैसे वो शुरुआत उन्हीं से हुआ, जैसे कि आपकी C जो लैंग्वेज है वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर भी है। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है।
जबकि इसी के बाद जो एक डेवलपमेंट हुआ था C++ का, वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। ये क्वेश्चन C++ का जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैंने पिछले वीडियो में जो बनाया था उसमें भी बताया था, C++ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मतलब हमेशा ही प्रोग्रामिंग की क्वेश्चन आती ही है। पिछली बार भी आया था कि इनमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है, तो उसमें C++ आंसर था। बाकी अगर आप देखें, पर्ल जो है, रूबी है, पाइथन है, जावा है, ये सारी की सारी C++ हो गए, ये सब के सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब ये रियल लाइफ सिनेरियोज को काफ़ी हद तक अच्छी तरह डिपिक्ट कर पाते हैं, जिससे कि हम रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को कोडिंग के ज़रिए सॉल्व कर पाते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में कुछ जो अलग चीज़ जो कि आपके प्रोसीजरल लैंग्वेज में नहीं होते हैं, जैसे कि क्लासेस होते हैं, इसमें इनहेरिटेंस होता है, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसमें इनकैप्सुलेशन होता है। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि आपने फंक्शन बनाया, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी, वही फंक्शंस और प्रॉपर्टीज़ आप किसी और फंक्शन में इस्तेमाल करना चाहें तो उसे कर सकते हैं, जो कि आपके प्रोसीजरल लैंग्वेज में दिक्कत करती हैं। इस तरह आपका इनकैप्सुलेशन मतलब डेटा को एक जगह पे पैक कर देना, मतलब सिर्फ जो ऑथोराइज है वही उसको एक्सेस कर पाता है, कोई और नहीं कर पाएगा। इनकैप्सुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में मिलती है, लेकिन प्रोसीजरल लैंग्वेज में नहीं मिलती है। बाकी अगर आपको एक और क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था कि वैसी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो कि इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती, तो उसके लिए आपका ऑप्शन होगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, OOP, जो कि इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई। अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस वुड गिव 101011 एज द रिजल्ट, ऑल नंबर्स इन दिस क्वेश्चन आर इन बाइनरी सिस्टम। तो ये कह रहा है ये वाला नंबर इनमें से कौन से ऑप्शन में आपको मिलेगा। सबसे पहले तो देखते हैं ये नंबर है क्या। तो इसमें देखिए 1 0 1 0 1 1 है, मतलब ये तो हो गया 2 का पावर 0, ये 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 2, ये वाला जो है 2 का पावर 3, ये 2 का पावर 4 और ये 2 का पावर 5। 2 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 2 का पावर 1 2 होता है, और ये तो 0 ही हो गया। फिर ये 2 का पावर 3 आ गया तो ये 8 हो गया, ये 0 हो गया और ये हो गया 32। मतलब कुल मिला के 32, 8, 2 और 1, इनका सम क्या आ रहा है, ये आ रहा है 43। मतलब आपको बताना है कि इनमें से किसका आंसर 43 आ रहा है। तो करके देखते हैं। देखिए ये 2 का पावर 0 हो गया, तो इसको तो हम 0 ही मान लेते हैं। ये 2 का पावर 1 है, मतलब कि ये हो गया 2। बाकी ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये क्या है 0 1 2 3 4 5, मतलब ये है 2 का पावर 5, मतलब कि 32। तो एक तरफ तो हमारे पास आ गया 32। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 2 का पावर 0 मतलब कि 1, यहाँ पे 0 0, मतलब 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, ये 2 का पावर 3 मतलब कि 8, और 2 का पावर 4 मतलब कि 16, मतलब कि प्लस 16 + 8 24 + 1 25। तो ये हो गया 5 2 7 और 3 2 5 57, जो कि आपका आंसर नहीं है। आपको चाहिए यहाँ पे 43 और हमें मिल रहा है ये 57। तो पहला तो गलत है। अगला देखते हैं। इसमें देखते हैं, ये हो गया 2 का पावर 1 माने 2 का पावर 0 माने 1, 2 का पावर 1 माने 0, यहाँ पे 2 का पावर 1 है ये, तो ये तो हो गया 1। अब ये हो गया 2 का पावर 1 का, ये तो 0 हो गया, ये 2 का पावर 2 है, मतलब कि 4। आपको ये तो समझ आ रहा होगा, जैसे ये 1 1 0 1 0 1 है, इसका मतलब ये 2 का पावर 0 होगा, ये 2 का पावर 1 होगा, क्योंकि बाइनरी है ना। ये 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5, ऐसे हम करते हैं। अब यहाँ पे 2 का पावर 0 0 होता है, 2 का पावर 0 1 होता है, और यहाँ पे 1 दिया हुआ, इसलिए इसे हम 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे भी देखिए, जहाँ 1 है वहाँ पे वैल्यू लिखना है, जहाँ 0 है वहाँ 0 हो जाता है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा। 2 का पावर 2 आ गया 4, और यहाँ पे 2 का पावर 4 होता है आपका 16, और 2 का पावर 5 होता है 32, मतलब 32 + 16 या आपके आएगा 48 + 4 52 + 1 53, मतलब ये वाला पार्ट आपका जो है ये 53 बता रहा है। और बाकी अगर इसको देखें तो ये तो हो गया 0, 2 का पावर 1 हो गया 2, ये हो गया फिर से 0, और ये 2 का पावर 1 2 3, 2 का पावर ये 8, 8 और 2 10, मतलब कि अगर आप इसमें से 10 घटा दें, देख सकते हैं आप 53 - 10 = 43, और आपको यही लाना था, है ना, 43 लाना था, 43 लाना था, 43 आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाइनरी ऑपरेशन आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इट्स वेरी लाइकली ये आ जाए। बाइनरी आपको सीख लेना चाहिए। बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सारे में कैसे कन्वर्जन होता है, 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ भी आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन का पार्ट था ये, इसे भी आप चाहें तो बाइनरी के फॉर्म में भी सीख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है, तुरंत ईजिली निकल जाता है, इसलिए मैंने इस तरह से आपको लिए सॉल्व किया।
तो बी हमारा करेक्ट आंसर था। अब आगे चलते हैं। तो 66 क्या कह रहा है, डैश इज़ अ नंबर ऑफ बिट्स इन द इंटरनल डेटा बस ऑफ अ प्रोसेसर, इट इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ बिट्स अ प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम। मतलब ये एक तरह का, इनमें से क्या एक नंबर, मतलब एक संसाधन के अंतरिक्त डेटा बस से बिट्स की संख्या होती है, यह बिट्स की वह संख्या भी होती है जिसे संसाधन एक बार में संसाधित कर सकता है। तो इसे हम कहते हैं वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ एक तरह का नंबर होता है, नंबर ऑफ इज़ अ नंबर ऑफ बिट्स। वर्ड लेंथ आपके किस किस तरह के होते हैं, आपका 8 बिट का होता है, इस तरह ये 16 जाएगा, 32 जाएगा, 64 जाएगा। मॉडर्न डे सिस्टम जो है 64 बिट के प्रोसेसर पे काम करते हैं, इनका वर्ड लेंथ इतना बड़ा होता है, मतलब इतने बड़े कैलकुलेशंस ये कर पाते हैं, प्रोसेसिंग कर पाते हैं। कंट्रोल यूनिट आपका इसमें क्या होता है, कंट्रोल यूनिट एक तरह का इंस्ट्रक्शन सेट को एक सीक्वेंस में प्रोसेस कराता है जिससे कि प्रोसेस अच्छी तरह से स्मूथली हो सके विदाउट एनी डेडलॉक। डेटा लेंथ क्या होता है, ये भी एक तरह का साइज़ बताता है, मतलब जैसे कि आपका इंटीजर का क्या डेटा सेट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट का क्या होता है, डबल का क्या होता है, प्रोग्रामिंग में मोर और लेस ही चला जाता है। और अ बाइट मतलब 8 बिट का एक समूह, और एक बिट क्या होता है, 0 और 1 का एक कॉम्बिनेशन। तो ये कुछ चीज़ें थी। आपका करेक्ट आंसर इसमें वर्ड लेंथ था। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था अब तक का। आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, व्हाट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड दैट अ प्रोसेसर कैन परफॉर्म। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बता सकता है कि एक समय पे कितने, एक सेकंड में कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। मतलब कुल मिला के सीपीयू की जो पावर है कि उसका मतलब वो कितना कैलकुलेशन कर सकता है, जैसे कि बाइक का जो वो होता है एक्सेलरेशन, वैसा ही कुछ। तो इसे हम कहते हैं क्लॉक स्पीड, मतलब एक समय में, एक सेकंड में हाउ मच ऑफ द डेटा कैन इट प्रोसेस। इसको हम मेगा हर्ट्ज में नापते हैं पुराने सिस्टम्स में, और अब गीगा हर्ट्ज में नापा जाता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉपर्टीज़ खोल के देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाएगा 3.2 GHz, या इससे कम होगा 2.8 अगर आप लैपटॉप्स चलाएंगे। लैपटॉप का यूजुअली कम होता है गीगा हर्ट्ज, वेरस कंप्यूटर का ज़्यादा होता है। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ एक तरह का पाइप समझ लीजिए जिससे डेटा फ्लो कर सकता है, जितना ज़्यादा बैंडविड्थ उतना फास्ट डेटा फ्लो करेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब एक निर्धारित समय में कितना तेज़ी से डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। ऑसिलेशंस पर सेकंड है ना, कंप्यूटिंग स्पीड के लिए देखा जाता है ये भी। और फ्लॉप्स क्या होता है, ये होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ये ज़्यादातर ये सुपर कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है, इसका जनरल कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है नहीं। तो ये आपका इसमें करेक्ट आंसर था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट MS-DOS इज़ ट्रू। इनमें से MS-DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है इसे, इनमें से उसके लिए क्या ट्रू है। तो क्या था ये, वो इट हैज़ अ कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब कि उसमें आपको माउस का इस्तेमाल नहीं करना होता था। कमांड लाइन में बस आप कमांड पंच करते थे और उसके अकॉर्डिंगली काम होता था। ये वो इतना पुराना सिस्टम है, जब इनिशियली माइक्रोसॉफ्ट ने जब कंप्यूटर बनाया था तो उनके पास माउस नहीं था, तो वो सिर्फ कमांड डाल के ही सारे ऑपरेशंस करते थे। बाद में माउस का कॉन्सेप्ट आया। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आपको MS-DOS के कुछ कमांड्स पढ़ लेना चाहिए, ये काफ़ी हद तक आपके लिए मदद करेगा। साथ ही साथ अगर MS-DOS आया है तो ये है, ये इसको आपको ये पढ़ लेना चाहिए। एक कैरेक्टर लाइन इंटरफेस होता है और एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये कैरेक्टर लाइन इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये GUI वाला सिस्टम था। और दूसरे विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, इन सब के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये रिलेटेड चीज़ें होंगी। आपको किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो आपको रिलेटेड चीज़ें उस एग्ज़ाम से रिलेटेड पढ़नी पड़ती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। बाकी अगर देखें, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें फ्री मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। जैसे आपका VLC मीडिया प्लेयर, आपने देखा होगा, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसी तरह आपका जो यूनिक्स है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप अपने हिसाब से इसके कोड में चेंजेस करके और इसे बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। इसके लिए कोई पेमेंट कुछ नहीं करना पड़ता। इसके बाद मल्टीटास्क क्या होता है, एक ही समय पे कई सारे टास्क को करना, मल्टीटास्किंग कहता है। और मल्टी यूज़र क्या होता है, एक ही सिस्टम से मल्टीपल यूज़र्स चला सकें एक ही रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए। तो सी करेक्ट था। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कर्नल्स इज़ इनकरेक्ट। कर्नल क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, कर्नल जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर सिस्टम होता है। ये क्या करता है, ये मैनेज करता है CPU के, मेमोरी के रिसोर्सेज को, और एक ब्रिज की तरह काम करता है एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में। मतलब हार्डवेयर को कैसे काम कराना है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कर्नल ही करवाता है। तो एक ये वो चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कोऑर्डिनेट ऑल एग्जीक्यूटिंग यूटिलिटीज़। अब देखिए कर्नल का ये काम नहीं है एक्चुअली,
है ना। ये यूटिलिटीज़ जो होता है वो यूज़र मोड में काम करते हैं, जबकि कर्नल जो है वो आपका सुपर मोड में काम करता है। यूज़र मोड मतलब आप यूटिलिटीज़ जैसे कि वर्ड, ऑफिस को खुद ही मैनेज करते हैं, कर्नल का इसमें कोई रोल प्ले नहीं होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। मतलब कि ये इनकरेक्ट है, बाकी सारी चीज़ें करेक्ट हैं। तो आपके अगले एग्जाम में हो सकता है कि कर्नल में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछ ले। तो पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल ऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस। बिल्कुल सही है। ये कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस बिहाइंड द सीन जो भी हो रहा है उसको कंट्रोल करता है, कितने थ्रेड चल रहे हैं, कब किस प्रोसेस को रोकना है, किसको चलाना है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट शेड्यूल्स एंड मैनेज ऑल सिस्टम प्रोसेस। जैसा कि मैंने बताया, मतलब कौन कौन से प्रोसेस को चलाना है, किसको अभी होल्ड कराना है ना, किसको कितना समय देना है काम करने के लिए, ये सारी चीज़ें मैनेज बिहाइंड द सीन कर्नल ही करता है। और इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में ये एक ब्रिज का काम करता है, जैसा कि मैंने बताया था, एक इंटरफेस की तरह ये होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर था। और बाकी ये कर्नल इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार मैंने इसके क्वेश्चन देखे हैं, तो इसको आपको डिटेल में थोड़ा और यूट्यूब से और वीडियोस देख के समझ लेना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है टू क्रिएट अ न्यू वॉल्यूम एंड फॉर्मेट अ न्यू डिस्क दैट यू जस्ट इंस्टॉल्ड ऑन अ विंडोज 7 कंप्यूटर, विच टूल वुड यू यूज़। मतलब कि आपने कंप्यूटर में, जैसे आपका विंडोज सिस्टम चल रहा है, विंडोज़ 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और आपने एक नया उसमें मान लीजिए एक हार्ड डिस्क लगाई, नई मान लीजिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ही लगा दी। अभी वो दिखाती नहीं है शुरू में आपको उसको एलोकेशन करना पड़ता है। एलोकेशन करना मतलब इसमें जैसे कि आपका 100 GB है तो ये 97 GB के आसपास आपका दिखाएगा, और 0.3 GB जो है ये उसके मतलब उसके एड्रेसेस में, उसका वो क्या बोलते हैं सिस्टम में कहाँ पे वो मैप है, वो सारी चीज़ें जो एडिशनल ये थोड़ा बहुत GB है वो ले लेता है, जिससे कि उसको आप प्रॉपरली रीड कर सकें। एलोकेशन का काम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क मैनेजमेंट में जाके होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। डिस्क मैनेजमेंट में आप जाएंगे तो आपको आपके अलग अलग पार्टीशन नज़र आएंगे, ऐसे मतलब कि सी ड्राइव का ऐसा होगा, ऐसा फिर डी ड्राइव होगा, फिर ऐसे ब्लैक कलर में होता है अनएलोकेटेड, और ब्लू कलर में होते हैं एलोकेटेड। ये भी क्या पता पूछ ले अगले एग्जाम में। आप कभी अपने अब नेक्स्ट टाइम आप जब सिस्टम चलाएंगे तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो दिमाग में टिकेगी, वरना फिर निकल जाएगा। तो डिस्क मैनेजमेंट में जाके ये होता है। बाकी अगर आप डिस्क यूटिलिटी की बात करें तो ये तो मैक ओएस सिस्टम्स में होते हैं, ये विंडोज़ का पार्ट नहीं है। फॉर्मेट एक तरह का मतलब एक कमांड लाइन टूल होता है जिससे कि आप कंप्यूटर सिस्टम में पार्टीशंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बताई थी, और डिस्क मैनेजर जैसा कुछ ऐसा टूल होता नहीं है विंडोज 7 में। तो सी करेक्ट था। आगे चलें तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने कहा था कंप्यूटर जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब्स थे, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। बाकी ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में था, वी इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड में था, और VLSI फोर्थ, और बाकी AI फिफ्थ। बाकी अगर आप देखिए सेमीकंडक्टर वो उस तरह के कंडक्टर्स होते हैं जो कि आपके स्टोरेज में काम करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें सेमीकंडक्टर से बनी होती है ना। बाद की जो जनरेशन है, जैसे आजकल आप SSD देखते हैं और जो रैम देखते हैं, वो सब सेमीकंडक्टर बेस्ड होते हैं। और फिर मैकेनिकल गियर्स, ये बहुत पुराने कंप्यूटर होते थे जिसमें मैकेनिकली चीज़ें चलती थी, जैसे पास्कल के समय की बात हो रही, पास्कल जो सिस्टम था। तो ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या कह रहा है, विच मेमोरी इज़ नॉट प्राइमरीली बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर्स। देखिए फिर से अब सेमीकंडक्टर के ऊपर आ गया, इनमें से कौन सी सेमीकंडक्टर बेस्ड नहीं है। तो आपकी मेन मेमोरी मतलब कि रैम, ये तो सेमीकंडक्टर से ही बनी होती हैं। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे इसमें सर्किट्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, रजिस्टर्स जैसे। कैश मेमोरी भी आपके हार्ड डिस्क के अंदर होती है, ये भी सेमीकंडक्टर बेस्ड होती है। जबकि ये सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जो इतनी बड़ी सी डिस्क होती है, ये एक मैग्नेटिक टेप होती हैं, और इस तरह की जैसे CDs हो गई, ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, मैग्नेटिक टेप्स होते हैं इसमें। तो यही आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि रजिस्टर्स में, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी सब में होता है। रजिस्टर्स आपने देखे होंगे छोटे छोटे से ब्लैक कलर के डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, कभी आपने अगर सिस्टम खोल के देखा हो तो यही चीज़ आपके रैम पे भी आपको नज़र आएगा और कैश मेमोरी में भी दिखाई देगा। ये सब सिलिकॉन बेस्ड चिप्स होती हैं। तो सी करेक्ट है। बाकी अगर आपको आप इसके साथ ही आपको ये पढ़ लेना चाहिए कि HDD क्या होता है, फुल फॉर्म, SSD क्या होता है, HDD SSD में क्या अंतर है, रोम क्या है, डी रोम क्या है ना। इसी तरह आपका EEP रोम करके भी आता है, मतलब अलग अलग रोम के टाइप, अलग अलग रैम के टाइप, हार्ड डिस्क, SSD, फ्लैश मेमोरी, M.2 स्टोरेज डिवाइस, इन सब के बारे में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके अगले एग्ज़ाम में आ सकता है। पुराने पेपर को करने से हमें ये पता चलता है कि हमें और क्या पढ़ना चाहिए,
पहले तो आप इसे सॉल्व करके देखिए, और जो जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उन्हें तो आपको करना ही करना है, साथ ही साथ जो क्वेश्चन आराम से बन जा रहे हैं उनके पेरीफेरी में और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। तो इसमें सी करेक्ट था। आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, फाइबर रिलाइज ऑन डैश इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रांसमिट डेटा विच facilitates much faster internet connections that are capable of handling higher bandwidth। तो ये क्या कह रहा है, जो डेटा संचार के लिए जो फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, ये किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये लाइट का इस्तेमाल करता है डेटा के ट्रांसमिशन के लिए। लाइट से क्या होता है, डेटा और तेज़ी से ट्रांसमिट हो पाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो उसी के ज़रिए ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। इसमें फ़ायदा क्या होता है, ये डेटा को बहुत फास्ट तरीके से भेज पाता है और काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है चीज़ों को। इसीलिए आजकल फाइबर ऑप्टिक्स केबल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। ये एक एलईडी के पल्सेस का इस्तेमाल करते हैं डेटा को और तेज़ी से भेजने के लिए। बाकी इलेक्ट्रिसिटी जो है ये पुराने कॉपर केबल्स में इस्तेमाल होते थे। लाइट हमने बता ही दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वैसे तो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट होता है, लेकिन लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। हमें यहाँ पे प्रिसाइज चीज़ पूछी गई थी तो वो लाइट ही होगा, और मैग्नेटिज्म का कोई खास ज़्यादा रिलेशन नहीं है ट्रांसमिशन से रिलेटेड। तो भी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फाइबर ऑप्टिक्स केबल भी दो तरह के होते हैं। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम सिंगल मोड का इस्तेमाल करते हैं, वेरस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम मल्टी मोड का इस्तेमाल करते हैं। और ये काफ़ी हद तक इसका जो स्पीड होता है वो काफ़ी हाई होता है, इंटरफेरेंस बहुत कम होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस तक इसे ट्रैवल कर सकता है ये, इसलिए ये काफ़ी हद तक वोग में है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगले क्वेश्चन में चले तो देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग multiple consumers, example business unit, it may be owned, managed and operated by the organization, a third party or some combination of them। मतलब कुल मिला के यहाँ पे शब्द ये देखने वाला है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाउड सर्विसेज को इस्तेमाल करे उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप प्राइवेट क्लाउड कहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो प्राइवेटली ऑर्गेनाइज है, प्राइवेटली मैनेज्ड है, एक ही कंपनी उसे यूज़ कर पा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम्युनिटी क्लाउड में क्या होगा, एक पूरी कम्युनिटी उसे इस्तेमाल कर पा रही है, मतलब नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन बट मल्टीपल कॉमन ऑर्गेनाइजेशंस कैन शेयर द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। वेयरएज पब्लिक क्लाउड ये भी वैसा ही है कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर ले, और हाइब्रिड क्लाउड ये द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू होता है, इसका इस दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये करेक्ट था। आगे अगर आप चलें क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन क्रोम, सफारी एंड ओपेरा, दे ऑल आर। इन तीनों में क्या कॉमन है, क्रोम, ओपेरा और सफारी में, ये तीनों के तीनों एक वेब ब्राउज़र है, इस यही चीज़ इनमें कॉमन है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो फायरफॉक्स भी एक ब्राउज़र है ना, इसी तरह ब्रेव एक ब्राउज़र है, क्या पता अगले एग्ज़ाम में आपसे कोई ऐसा एज माइक्रोसॉफ्ट का, ये भी एक ब्राउज़र है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर क्या है कि सर्च इंजन के बारे में पूछ सकते हैं, वो कैसे इंडेक्सिंग करते हैं, कैसे आपको सर्च करने में मदद करते हैं, ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। बाकी तो इसलिए आप पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स और सर्च इंजन्स के बारे में पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ADSL प्रोवाइड्स डैश डेटा रेट्स इन द डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल ऑफिस टू द एंड यूज़र, देन इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन फ्रॉम द एंड यूज़र टू द सेंट्रल ऑफिस। तो ADSL मतलब क्या होता है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये पुराने जो सिस्टम होते थे, जो फ़ोन लाइन्स के ज़रिए नेट चलते थे कॉपर केबल पे, ये उस समय की बात है, पुरानी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता था, जहाँ से नेट चल रहा है उधर से जो एंड यूज़र की तरफ जब डेटा भेजते थे तो जो इसका जो ट्रैफिक होता था, मतलब जो उसकी स्पीड होती थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी। वेरस जब एंड यूज़र सिस्टम की तरफ कुछ डेटा भेजता तो बहुत धीरे होता था। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोवाइड्स हायर डेटा रेट्स इन द डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में ये तेज़ी से काम होता है जबकि अपस्ट्रीम में नहीं होता है। इसी को काउंटर करने के लिए बाद में फिर वो आया था DSL, सिमेट्रिकल DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में ही स्पीड इक्वल आती थी। तो ये इससे एडवांस था। तो ये कुछ चीज़ें थी। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, इन अ वेब डेवलपमेंट, जब आप वेब डेवलपमेंट करें तो अ डैश इज़ अ वेब एप्लीकेशन दैट कम्बाइंस मल्टीपल सर्विसेज टू क्रिएट अ सिंगल न्यू सर्विस डिस्प्लेड इन अ सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस। तो जब आप वेब डेवलपमेंट करें तो एक वैसा एप्लीकेशन जो मल्टीपल चीज़ों को एक चीज़ में क्लब करके आपको दिखाए सिंगल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे मैशअप। मैशअप क्या होता है, चीज़ों को मिला देना। इज़ अ वेब एप्लीकेशन दैट यूजेस कंटेंट फ्रॉम मोर देन वन सोर्सेज टू क्रिएट अ सिंगल न्यू सर्विस, है ना, अलग अलग सोर्सेज से एक सिंगल सर्विस दिखाने के लिए मैशअप काम आता है।
ये डेटा, फंक्शनैलिटी, यूआई, है ना, सारी चीज़ों को का एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दिखाएं तो गूगल मैप विथ रियल एस्टेट लिस्टिंग और वेदर डेटा, मतलब गूगल मैप के अंदर रियल एस्टेट की जो, जैसे रियल एस्टेट की वेबसाइट है लेकिन उसके अंदर गूगल मैप को एम्बेड कर दिया गया है, तो एक ही जगह पे आपको दो चीज़ें मिली ना, उस चीज़ की बात होती है यहाँ पे। बाकी मल्टीकास्टिंग क्या होता है? मल्टीकास्टिंग क्या होता है? उसमें आप नेटवर्किंग के ज़रिए डेटा को मल्टीपल लोकेशन पे एक साथ भेज सकते हैं। मल्टीकास्ट उसे कहते हैं। मल्टीकास्ट में आपने देखा होगा जैसे ब्रॉडकास्टिंग जैसा कुछ कुछ। मूडल क्या होता है? एक ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ई लर्निंग के लिए काम आता है मूडल। और मीम क्या है? मीम आजकल मीम तो बहुत पॉपुलर ही है, छोटी सी क्लिप्स या कुछ काट के और उसे शेयर कर देना, वो मीम होता है। 78 पे चलें तो देखिए क्या कह रहे थे, टर्म्स क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग आर रिलेटेड टू। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया ही था ये क्रॉलिंग और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ये क्रॉलिंग हो गया, इंडेक्सिंग हो गया और रैंकिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी आपको पीछे सर्च इंजन से रिलेटेड जब बताया था उसी से रिलेटेड है ये सारी की सारी चीज़ें। क्रॉलिंग में क्या करता है, वेब पेज को जो आपका सर्च इंजन है वो स्कैन करता है जैसे कि आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके। इंडेक्सिंग में क्या कहता है, ये स्टोरिंग है, ऑर्गेनाइज करता है डेटा को। क्रॉलिंग के बाद चीज़ों को इंडेक्स किया जाता है जिससे कि वो एक सीक्वेंस में चीज़ें मिले। और रैंकिंग में उन्हें अरेंज करता है उस ऑर्डर में जो कि आपको आपकी प्रायोरिटी में है। जैसे आप जब भी कुछ सर्च करते हैं तो ये जो सारे ऑप्शंस आते हैं ये तीनों चीज़ें होने के बाद आते हैं। मतलब पहली पे कौन सी रैंक पे आएगा, दूसरे पे कौन आएगा। सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा कि आपकी जो आप चीज़ सर्च कर रहे हैं वो कौन कौन सी वेबसाइट पे है, फिर उसे इंडेक्स करेगा एक दो तीन चार पाँच, और उसके बाद देखेगा प्रायोरिटी पे किसे रखना है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं बिहाइंड द सीन। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर था। फ़िशिंग के बारे में अगर आप पढ़ें तो फ़िशिंग एक तरह का फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट है जिसमें कि आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेते हैं कोई दूसरी वेबसाइट दिखा के। जैसे कि आपने मान लीजिए आपने एक बैंक की फेक वेबसाइट बनाई और कंज्यूमर को भेज दिया, वो अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें पंच इन करता है, आपको उसके डेटा मिल जाते हैं और फिर आप उसे लॉग इन करके और उसे मैनिपुलेट कर लेते हैं। ब्राउज़र एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको इंटरनेट पे वेब पेजेस को एक्सेस करने में मदद करता है। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये आपको इंटरनेट की सर्विस देते हैं, मतलब जिससे कि आप इंटरनेट एक्सेस कर सकें। तो बी करेक्ट था। आगे अगर आप चलें तो क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या कह रहा है। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो सकता है इस पूरे पेपर का। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू पेस्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। ये सबसे ईजीस्ट क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पे कैच क्या है, कुछ लोग जिन्हें नहीं पता होगा, जिन्होंने कंप्यूटर नहीं चलाया, वो कंट्रोल पी मारेंगे, जबकि ये प्रिंट के लिए होता है। कंट्रोल वी होता है पेस्ट, सी होता है कॉपी और ये होता है कट। कट मतलब एक जगह से काट के दूसरी जगह पे रखना। कॉपी में वो चीज़ वहाँ भी रहेगी और नई जगह पे भी आएगी, तो ये अंतर होता है। और आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When entered in the cells of a Microsoft Excel worksheet, numbers are by default dash। मान लीजिए ये एक्सेल की आपकी शीट है ना, ऐसे ऐसे करके इसमें सेल्स होते हैं, आपको पता ही है। तो जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो वो इस तरफ आता है, मतलब कि लेफ्ट अलाइंड, और नंबर्स लिखते हैं तो वो इस तरह आता है, राइट अलाइंड। तो ये चीज़ ही के बारे में ये पूछ रहा है। तो जो टेक्स्ट है, जो आपके नंबर्स हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइंड होते हैं। अगर आपको सेंट्रली अलाइन करना हो तो क्या करना पड़ेगा, वो आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। और जस्टिफाइड में क्या होता है, जस्टिफाइड में वर्ड लेंथ को पूरा ये मेजर कर लेता है, मतलब जितनी जगह उतना स्ट्रेच कर देगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद हम एक पार्ट 2 और बना दूंगा मैं, जिसमें कि जो बाकी 20 क्वेश्चन है उसे भी डील कर लेंगे। अब आपने ये वीडियो देखा, सिर्फ देखने से काम नहीं होगा। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, जो भी इसकी पेरीफेरी में और जो चीज़ें हैं, उसे आप सर्च कीजिए नेट पे और उसे आप पढ़िए, समझिए। जो चीज़ें प्रैक्टिकली की जा सकती है उसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कीजिए, या जहाँ भी आपको कंप्यूटर मिल रहा है वहाँ पे करके देखिए, तब जाके दिमाग में ये बातें टिकेंगी, वरना निकल जाएंगी। बाकी ऐसे ही मैं जब तक 29 तक पेपर नहीं आता है कुछ और वीडियोस बना दूंगा, जिससे कि आप कंप्यूटर में 15 में से कम तो 12 तो ला ही पाएँ वीडियो के साथ। यहाँ तक अगर आप बने रहें तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और किसी मित्र जो कि आपका ये एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।